हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसआरआ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आपको बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर एज एन एडवोकेट किस तरीके से इनरोलमेंट कराना है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरोगे उसका प्रोसेस क्या होगा और इसके साथ साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं, इन सभी के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, बार काउंसिल का फॉर्म कैसे भरें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर। देन उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नजर आएगा। देन उसमें राइट साइड में आपको एक कॉलम नजर आएगा डाउनलोड फॉर्म, और उसके नीचे जो पहला ही ऑप्शन है दोस्तों वो है प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 19 पेजेस का ये फॉर्म खुलकर नजर आ जाएगा। अब इस फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, इसके एक एक पेज को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम इसका पेज नंबर फर्स्ट। फॉर्म को फिल करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आप फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक अपने फॉर्म में ना करें। यदि आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस उतना ही डिले हो सकता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम पेज नंबर फर्स्ट। राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश, जिसको हम इंग्लिश में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये इसका पेज नंबर फर्स्ट है। पेज नंबर फर्स्ट में सिर्फ आपको ये करना है कि जो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है ये बॉक्स, इस बॉक्स में आपको अपना पासपोर्ट साइज का फोटो लगाना है। लेकिन फोटो पेस्ट करने से पहले दोस्तों आपको इस इंस्ट्रक्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इस पे लिखा गया है कि जो आपका फोटो होगा एक तो वो पासपोर्ट साइज का होना चाहिए, दूसरा वो फोटो कलर फोटोग्राफ होना चाहिए, यानी कि वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, वो जो फोटो होगा वो कोर्ट में होगा, यानी कि जो वेल मेंटेन ड्रेस होती है एडवोकेसी की, उसमें आपको इस फोटो को क्लिक कराना है। देन उसके बाद आपको इस फोटो को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और पेस्ट करने के बाद में जैसे कि ये हमारा पासपोर्ट साइज का फोटो है और हम इसको जैसे ही यहाँ पर पेस्ट करेंगे, पेस्ट करने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इसे अटेस्टेड कराना है। और आप अटेस्टेड किससे कराओगे, या तो बार काउंसिल का मेंबर होना चाहिए कोई व्यक्ति, या फिर जो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट होते हैं आप उनसे भी इसको क्या करा सकते हो, अटेस्टेड करा सकते हो। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर जैसे कि ये फोटो चिपका दिया तो वो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अपना नेम लिखेंगे और स्टैंप लगाएंगे और तारीख लिखेंगे और अटेस्टेड। ठीक है, इस प्रकार से जो ऑनरेबल मेंबर ऑफ बार काउंसिल होंगे वो कर देंगे, या फिर जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होंगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आपको इस बॉक्स के अंदर लिखना है, ये वाला कॉलम खाली छोड़ना है, ये भी खाली छोड़ना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीएस एरा। देन आपको अपना मदर का नेम लिखना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नेम लिखना है, और दोस्तों यहाँ पर लिखना है आपको अपना जनपद, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते होगे वो यहाँ पर आपको लिख देना है। किसके संबंध में, रजिस्ट्रेशन के संबंध में, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो। एंड ये हो जाता है पेज नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 2 पर। पेज नंबर 2 दोस्तों आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट के बारे में बताता है, जो या तो किसी ऑनरेबल मेंबर ऑफ बार काउंसिल के द्वारा अटेस्ट होना चाहिए, या फिर जो एडवोकेट 10 साल से ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, यानी कि जिनका रजिस्ट्रेशन 10 साल से ज़्यादा हो चुका है, कहाँ पर, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उनसे भी इसको क्या करा सकते हो, अटेस्ट करा सकते हो। लेकिन ध्यान देने की बात क्या है दोस्तों, जो वो एडवोकेट होंगे उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पर होना चाहिए, 10 साल से ज़्यादा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर ही होना चाहिए। देन इसके बाद वे आपका यहाँ पर नाम लिखेंगे, आपके फादर या मदर का नेम लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर तारीख लिख देंगे। और यहाँ पर वो व्यक्ति जो इस फॉर्म को क्या कर रहा है, अटेस्ट कर रहा है, या तो बार काउंसिल का मेंबर होगा या फिर एडवोकेट होगा, वो अपनी यहाँ पर क्या करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, अपना पूरा नाम लिखेंगे, और जो उनकी रैंक है वो लिखेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे और पूरा पता लिखेंगे। जनरली क्या होता है, यहाँ पर स्टैंप लगा देते हैं और नाम वगैरह लिख देते हैं, ये करा लेना। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये ऑफिस के लिए है, ये आपको छोड़ देना है। देन ये भी फॉर्म हो जाता है क्या, कंप्लीट। नेक्स्ट पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 दोस्तों है, इसमें जो पहला कॉलम देख रहे हो ये भी आपको फिल नहीं करना, ये है ऑफिस की साइड से, ये भी आपको फिल नहीं करना है, ध्यान से सुन लेना। बस आपको क्या करना है, ऐसे ही यहाँ पर जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है वो लगाना है, और ये फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपने फर्स्ट पेज पर लगाया है।
फर्स्ट पेज पर कैसा लगाया था आपने कि कोर्ट में होना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि कलर फोटोग्राफ होना चाहिए। और इसको भी आपको क्या कराना है, अटेस्टेड कराना है। किससे? या तो बार काउंसिल के मेंबर से या फिर फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट से। अब इसके बाद में आपने क्या करा, अपना फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद में वो यहाँ पर क्या कर देंगे, आपका फ़ोटो अटेस्ट कर देंगे, तारीख लिख देंगे और अपना नेम लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो कॉलम है ये आपको भरना है टू बी फिल्ड बाय एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट मतलब कि जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है, जो लॉयर यानी कि वकील साहब हैं, वो एडवोकेट बनने के लिए इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं, वो यहाँ पर क्या करेंगे, अपना नाम लिखेंगे। और ये जो नाम होगा दोस्तों कैपिटल लेटर में होना चाहिए। हालांकि देखो इन्होंने फॉर्म में मिस्टेक कर दी, कैपिटल लिखा है। तो आपको यहाँ पर जैसे ABCD इस प्रकार से आपको अपना नाम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर लिख देनी है, मंथ यहाँ पर लिखना है और ईयर यहाँ पर लिखना है। देन आपको अपना जेंडर लिखना है, आप मेल है फीमेल है, और आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप अनमैरिड हो या फिर मैरिड हो, आपकी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, SC ST OBC और जनरल। देन आपको अपना रेजिडेंशियल स्टेट लिखना है, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। जनरली यहाँ से क्या होगा, उत्तर प्रदेश ही आएगा, क्योंकि भाई यूपी के बंदे ही ज़्यादातर यूपी में इनरोलमेंट कराते हैं। बाकी अगर कोई और भी जगह का कोई व्यक्ति यूपी की बार काउंसिल के अंदर इनरोलमेंट करा रहा है, वो व्यक्ति अपना स्टेट मेंशन कर देगा। देन आपको अपना यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है, पिन लिख रहा है, और यहाँ पर सही तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि मोबाइल नंबर से काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स होंगी। आपके मोबाइल नंबर पर क्या आएगा, मैसेज भी आता है, तो आपको सही वाला जो आपके पास में होगा मोबाइल नंबर वही लिखना है। देन ऐसे यहाँ पर आपको अपना लोकल एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस सेम है तो आपको वही लिख देना है, अगर डिफरेंट है तो वो भी यहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पर आप वकालत करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। देन उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप कहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हो, किसी तहसील में, कचहरी में, कहाँ पर, तो उसके कोर्ट का नाम लिखना है, या फिर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जो भी होता है उसका नाम लिख देना है। ठीक, तो ये पेज भी हो जाता है क्या, कंप्लीट। देन इसके बाद हम 4 नंबर के पेज पर आते हैं, और 4 नंबर पेज पर दोस्तों आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बात कही गई है, जिसमें आपको यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना है। जैसे कि पहला है हाई स्कूल। हाई स्कूल आपने किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से की थी, उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज क्या था उसका नाम लिखना है। आपका एकेडमिक सेशन क्या था, आपने किस साल में 10वीं को पास किया ये लिखना है। वो 10वीं जो आपने पास की थी 10th क्लास, वो रेगुलर थी या फिर प्राइवेट थी, वो मेंशन करना है यहाँ पर। और यहाँ पर है दोस्तों नेक्स्ट बॉक्स में कि ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ द एग्जाम, यानी कि आपने जो 10वीं की परीक्षा है दोस्तों वो कितने सालों में पास की। अगर आप एक ही साल में पास हो गए तो 1 लिख दीजिए, 2 में हुए तो 2 लिख दीजिए, हो सकता है कोई फेल हो जाए, वैसे आजकल होते नहीं है, तो आपको उसी हिसाब से लिख देना है कि भाई मैंने 1 साल में की, 2 साल में की। ठीक, नेक्स्ट, कितने परसेंटेज आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, कितने परसेंटेज आपके मार्क्स आए हैं, वो इस तरीके से लिखना है। देन ऐसे ही इंटर का, BA BSc BCom जो भी आपने की होगी। देन उसके बाद लॉ की डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की, उसका कॉलेज क्या था, एकेडमिक सेशन किस से किसके बीच में की, पासिंग ईयर आपका क्या है, आपने जो लॉ की डिग्री की है वो रेगुलर की है प्राइवेट की है। देन उसके बाद कितने सालों में आपने इसको पास किया, देन उसमें आपकी परसेंटेज क्या थी। और LLB दोस्तों या तो आपकी BLLB हो सकती है, वो लिख देनी है, और या फिर LLB है तो उसके बारे में लिख देना है। BLLB होगी तो आपके कितने 10 सेमेस्टर होंगे, और LLB होगी तो दोस्तों आपके 6 सेमेस्टर होंगे। देन उसके बाद अगर आपने कोई अन्य डिग्री भी ली है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर जिक्र कर सकते हो कि भाई मैंने इस साल में ये डिग्री भी पास की है। देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है आपने जो LLB की डिग्री लिया ना दोस्तों, ऑब्टेन की है, प्राप्त किया है, वो वहाँ से प्राप्त करनी चाहिए जहाँ से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उस कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी को ऑथराइज कर रखा होगा। अगर वो कॉलेज रिकॉग्नाइज नहीं है, ऑथराइज नहीं है, बार काउंसिल के द्वारा एफिलेटेड नहीं है, तो उससे डिग्री नहीं मानी जाएगी। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई इसके अंदर लगभग 10 कॉलेज का नाम दिया था बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि आप 2024 और 25 में अगर इन एकेडमिक सेशन में आप इन 10 कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप लॉ की डिग्री को प्रोहिबिटेड किया जाएगा, प्रतिबंधित किया जाएगा आपको। ठीक, आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप पहले उनको भी देख लीजिएगा कि आपका जो यूनिवर्सिटी है या फिर कॉलेज है वो उनमें उसका नाम तो नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों आपको अपने यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
पॉइंट नंबर 13 के बारे में। 13 नंबर हमें ये बताता है कि वेदर इंगेज इन एनी बिजनेस, यदि आपने कोई बिजनेस किया है, ट्रेड किया है, सर्विस किया आपने कहीं पर और उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आप उसके बारे में यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि भाई हाँ, कि लॉ की डिग्री के बाद में मैंने 2 साल गवर्नमेंट जॉब किया है या फिर प्राइवेट सेक्टर में काम किया है, 5 साल मैंने यहाँ पर काम किया है, तो आप उसके बारे में भी यहाँ पर लिख सकते हो। अगर आपने किया है तो यस लिख दो, अगर नहीं किया है तो आप क्या करना, नो करना। ठीक, देन उसके बाद आपको यहाँ पर अपने सिग्नेचर लिख देना है और अपना पूरा नाम लिख देना है। ठीक है भाई। उसके बाद दोस्तों ये है ऑफिस पर्पज़ के लिए, ये भी आपको फिल नहीं करना है, तो 4 पेज हो जाते हैं कंप्लीट। देन उसके बाद डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा, इसमें दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आप किसके पुत्र पुत्री या फिर पत्नी हो उसका नाम लिख देना है। देन उसके बाद एक छोटी सी बात मैं आपको इस फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर कोई लड़का है, बॉय है, तो उसको क्या करना है कि मैं 21 साल की आयु पूरी कर चुका हूँ या चुकी हूँ, तो चुकी हूँ काट देना है, चुका हूँ आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको सारे इसमें लिख देना है। या फिर मैं कोई अन्य व्यापार अथवा कारोबार नहीं करता या करती हूँ, तो करती हूँ काट देना है, क्योंकि भाई आप लड़के के लिए भर रहे हो। अगर लड़की होगी तो वो करती है लिखेगी। ठीक है, इस प्रकार से सारे के सारे आपको इसमें कट कर देना है। देन आपको यहाँ पर क्या करना है, उस स्थान का नाम लिखना है जहाँ पर आप बिजनेस करना चाहते हो, यानी कि प्रैक्टिस करना चाहते हो। किसकी, एडवोकेसी की। भाई एडवोकेसी क्या है, एक प्रकार का बिजनेस ही तो है, तो आप यहाँ पर वो नाम भी लिख सकते हो। देन यहाँ पर तारीख, स्थान दोनों लिख देना है और आवेदक का स्पष्ट नाम, जो भी आपका नाम है वो लिख देना और अपने सिग्नेचर कर देना। ठीक है, नेम ऊपर और सिग्नेचर नीचे। उसके बाद आता है दोस्तों पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में दोस्तों आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है और इस रेफरेंस में आपको यहाँ पर उनका नाम लिख देना है जिनके भी आप पुत्र पुत्री या फिर पत्नी हो। देन आपको अपना स्थायी निवास लिखना है और साथ में मोबाइल नंबर भी लिखना है। देख लो यहाँ पे मोहल्ला है ये, भाई मोहल्ला है ये। ठीक है, एड्रेस में मोहल्ला है, मोबाइल नंबर नहीं है। ठीक है, देन पोस्ट ऑफिस लिखना है आपको, अपना थाने का नाम लिखना है, जिला लिखना है, पिन नंबर लिखना है। तो ये फॉर्म भी आपको क्या हो जाएगा, आधा कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अपना नाम यहाँ पर अंग्रेजी में लिखना है और अंग्रेजी में दोस्तों आपको अपना नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। ऐसे नहीं कि भाई आप पहला लेटर कैपिटल बनाओगे बाद में स्मॉल बनाओगे, क्योंकि जो आप यहाँ पर नाम लिखोगे ना वही आपके एडवोकेट के कार्ड पर आएगा। तो आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक लिखना है। ठीक है, ऊपर यहाँ पर इंग्लिश में लिखा जाएगा और नीचे यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, हिंदी में लिखा जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको इस नाम को लिखना है यहाँ पर। नेक्स्ट ऐसे ही पिता का नाम आपको अंग्रेजी में ऊपर लिखना है यहाँ पर और हिंदी में यहाँ पर नीचे लिखना है। देन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ अंकों में लिख देनी है और शब्दों में यहाँ पर जितनी भी होगी वो लिख देनी है। और ये जो डेट ऑफ बर्थ आप लिखोगे दोस्तों, ये वो लिखना जो आपकी हाई स्कूल में होगी। ऐसा नहीं कि भाई आधार कार्ड में तो मेरी ये है तो मैंने ये लिख दी, आधार कार्ड वाली वैलिड नहीं होगी। आपको क्या करना है, अपनी हाई स्कूल की जो 10th की आपकी मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है, उसमें जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी दोस्तों वो वाली लिखनी है यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 7। देखो दोस्तों पेज नंबर 7 पर काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट निर्देश दिए गए हैं और शुल्क विवरण के बारे में बताया गया है, जिसके लिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ऑलरेडी मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस पर एक नया जजमेंट आया इसके शुल्क को लेकर, फीस को लेकर और रजिस्ट्रेशन पॉलिसी, क्योंकि अब पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा तो उसको लेकर मुझे लगा कि भाई काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए। इस पर ऑलरेडी एक मैं फीस को लेकर भी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको भी देख सकते हैं कि भाई किसके लिए कितनी फीस है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर हल्का सा बता दूँ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया दोस्तों, जिसमें ये कहा गया है कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म है दोस्तों उसको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि हमने अभी ऑफिशियल वेबसाइट से किया, जिसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। भाई हमसे कोई भी फीस नहीं ली गई। नेक्स्ट जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आपको जो पहले बार काउंसिल को मनमाने तरीके से फीस देनी पड़ती थी, यानी कि मनमाने तरीके से बार काउंसिल वसूली करती थी पैसों की, अब आपको इतने रुपए नहीं देने हैं। अब आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से पैसे देने हैं। यदि आप ओबीसी और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी कि सामान्य और पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हो, तो आपके लिए कुल फीस का चार्ज कितना है दोस्तों, 600 रुपये का तो एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपको और 150 रुपये का एक। तो जनरल और ओबीसी
इन दोनों के कैंडिडेट के लिए फीस कितनी होगी, 600 प्लस 150 यानी कि 750 रुपये अब आपको क्या करने हैं, पे करने हैं। कुल 600 रुपये का एक डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसके नाम से, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से। और दूसरा जो 150 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा दोस्तों, वो बनेगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अमाउंट इलाहाबाद के नाम से। ऐसे ही दोस्तों यदि कोई कैंडिडेट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, जैसे कि या तो कोई एससी का कैंडिडेट होगा या फिर एसटी का कैंडिडेट होगा, उसके लिए फीस कितनी हो चुकी है दोस्तों, 100 प्लस 25 यानी कि कुल 125 रुपये फीस हो चुकी है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, 100 रुपये का ऐसे ही बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनवाएगा और 25 रुपये का बैंक ड्राफ्ट किसके नाम से बनवाएगा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कलेक्शन फंड अकाउंट इलाहाबाद के नाम से। ठीक है, तो आपको 2 डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं, ये बात ध्यान रखना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। कैटेगरी से बिलोंग करने का मतलब यहाँ पर थोड़ा बेनिफिट यह है कि अगर आप SC ST हो तो आपके लिए 125 रुपये फीस है, और जनरल और OBC के कैंडिडेट हो तो आपके लिए 750 फीस है। डिमांड ड्राफ्ट 2 ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों ये सारा का सारा उनका ऑफिशियल वर्क है, इस पर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 8 के बारे में। पेज नंबर 8 पर दोस्तों आपको अपना यहाँ पर फोटो पेस्ट करना है, जो कि आपने पहले पेज पर चिपकाया था, वही फोटो यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है। और इस फोटो को भी देखो आपको क्या कराना है, अटेस्टेड कराना है। किससे कराना है अटेस्टेड, बार काउंसिल के मेंबर से या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। तो इस तरीके से आपने अपना यहाँ पर फोटो पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट आपको अपना यहाँ पर नाम लिखना है, नाम वो लिखना है जो भी आपका LLB के सर्टिफिकेट में होगा, श्री, श्रीमती या कुछ भी इस तरीके से होगा। देन आपको अपने फादर का नेम लिखना है। ऐसे ही आपको अपना रेजिडेंट लिखना है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते होगे, आपका परमानेंट एड्रेस, पिन कोड, लोकल एड्रेस, पिन कोड, ये सारी की सारी बातें लिख देनी है, जो कि हम लास्ट पेज पर भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, जहाँ पर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हो कि जैसे मान लिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है, आप वहाँ नहीं प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जैसे कि हो सकता है वो उसकी और कोई ब्रांच हो, उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे ही आपको यहाँ पर अपनी तहसील का नाम लिखना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको अपना जेंडर बताना है कि मेल हो फीमेल हो, मैरिटल स्टेटस को क्लैरिफाई करना है, कैटेगरी को क्लैरिफाई करना है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। देन आपको थोड़ा सा टेक्निकली वर्क करना है 11 नंबर में, एज ऑफ कैंडिडेट ऑफ डेट ऑफ एप्लीकेशन, मतलब जिस दिन आप इस एप्लीकेशन को, इस फॉर्म को फिल करोगे उस दिन तक आपकी एज कितनी थी। एज का मतलब क्या है दोस्तों, एज का मतलब यह है कि सपोज करो आप 18 साल के हो चुके हो, जैसे सपोज करो 18 के नहीं, आप हुए 1994 के बोर्न हुए, तो आज के समय पर क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है। तो 2024 से लेके इसकी जो भी डेट और मंथ होगी और यहाँ पर भी जो डेट ऑफ मंथ होगी, इनके सभी के क्या करना है, आपको दिन निकाल लेने हैं, काउंट कर लेने हैं डेज में। सपोज करो कि इनके बीच में दिनों की संख्या कितनी है, 398 है। अब हमें पता है कि भाई 365 में क्या होता है, एक दिन हो जाता है, एक साल हो जाता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 साल। उसके बाद 30 दिन का महीना हुआ, तो 30 दिन का महीने का मतलब ये हो गया, तो 365 प्लस 30 कितने दिन हो गए, ये 395। अब बचे कितने दिन, 3 दिन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 डेज। तो इस तरीके से आपको अपनी एज काउंट करनी है, कब तक, जिस दिन आप इस एप्लीकेशन को फाइल करोगे, मतलब इस फॉर्म को फिल करके भेजोगे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पत्र व्यवहार का पता। आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना एड्रेस सही तरीके से फिल करना है, क्योंकि जो आपका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आएगा और साथ में जो कार्ड आएगा, इन दोनों को आपके एड्रेस पर भेजा जाएगा, इसलिए लिखा है पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से हिंदी में लिखें। आपको अपना नाम लिखना है, पिता का नाम, पति का नाम, पूर्ण एड्रेस लिखना है अच्छे से। आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर यहाँ पर करोगे तो 2 डाल देना, एक ना मिले तो दूसरा मिल जाएगा, पिन कोड साथ में लिख देना। ठीक है, तो सही रूप से आपको अपना एड्रेस देना है, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दोनों सही तरीके से घर पर पहुँच सकें। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में दोस्तों क्या करना है आपको, यह है आपका एडवोकेटी इन्फॉर्मेशन फॉर्म। जो आवेदक है वो पहले इसको हिंदी में भरेगा और ऐसे ही सेम फॉर्मेट इसका नीचे दिया गया है। देखो यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर भी आपका नाम है, यहाँ पर जन्म तिथि है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, पिता का नाम, फादर नेम। तो इस तरीके से हर एक चीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सेम है। सिर्फ आपको करना क्या है, इस फॉर्म को बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक भरना है, क्योंकि यह है एडवोकेटी इन्फॉर्मेशन फॉर्म।
तो इसमें जो आपकी इन्फॉर्मेशन आप नाम डालोगे अपना, जो भी सही तरीके से लिखोगे, वही आपके एडवोकेट के कार्ड पर प्रिंट होकर आएगा, सर्टिफिकेट में प्रिंट होकर आएगा। आपको यहाँ पर ये जो फोटोग्राफ का बॉक्स दिख रहा है, इसमें आपको अपना फ़ोटो लगाना है। इस बार ध्यान रखना है कि ये वाला फ़ोटो क्या होगा, अटैच्ड नहीं होगा। आपको सिंपली क्या करना है, फ़ोटो चिपका देना है। जो पहले आपने 3 फ़ोटो लगाए हैं उसी प्रकार का एक फ़ोटो आपको यहाँ पर लगाना है और दूसरा यहाँ पर लगाना है। तो आप ध्यान से देखो, कुल मिलाकर कितने फ़ोटो लगे अभी तक आपके, 3 + 2, कुल मिलाकर 5 फ़ोटो आपके इस फॉर्म में लगेंगे। ये 3 क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, लेकिन आगे के ये जो 2 हैं फ़ोटो, ये अटैच्ड नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये जो बॉक्स है ये ऑफिस पर्पज़ के लिए है, ये आपको फिल नहीं करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 11। देखो दोस्तों, पेज नंबर 11 की वजह से मेन ये वीडियो बनानी पड़ी है, क्योंकि इसमें अब क्या कर दिया है, पुलिस वेरिफिकेशन का काम जोड़ दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने जनपद का नाम लिखना है। दूसरा, आपको अपना यहाँ पर नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, मदर नेम लिखना है, अपना पूरा एड्रेस लिखना है, और जो भी आपका थाना लगता होगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखना, जो भी आपका थाना लगेगा उसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यानपूर्वक भरना है। फिर आपको अपना जिले का नाम भरना है, मोबाइल नंबर लिखना है, आपके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है या नहीं है, उसके बारे में आपको लिख देना है। हालांकि इसके लिए पुलिस तो वेरिफिकेशन करेगी, लेकिन आपको भी लिख देना है कि भाई हाँ, कोई मुकदमा नहीं है। यदि आपके खिलाफ कोई मुकदमा है तो आप उसका सूट नंबर या फिर जो FIR नंबर होता है उसको भी लिख सकते हो, एक बार बता सकते हो कि हाँ भाई ये है, आपको यहाँ पर लिख देना है। लिखने का फ़ायदा क्या होगा, सपोज करो कि वो ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, तो ट्रायल कोर्ट में क्या होगा भाई, उसकी सुनवाई चल रही होगी, तो उसके बिहाफ पर आपका जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होगा उसको देखा जाएगा। या फिर हो सकता है कि सूट आपके खिलाफ FIR तो हो गई, लेकिन अभी तक उसकी क्या नहीं हुई, चार्जशीट ही सबमिट नहीं हुई कोर्ट के अंदर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर, अगर आपको पता है कि भाई मेरे खिलाफ FIR हो गई, तो उसका नंबर लिख दीजिए। अगर आपका केस कोर्ट में चल रहा है तो आपको अपना सूट नंबर लिखना है यहाँ पर, यानी कि वाद संख्या लिखनी है। ठीक है। नेक्स्ट, पेज नंबर 12। पेज नंबर 12 पर दोस्तों कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं पेज नंबर 13। पेज नंबर 13 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। ये क्या है, प्रारूप शपथ पत्र है। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आप जिसके भी पुत्र पुत्री या फिर पत्नी है आपको उसका नाम लिखना है, अपनी उम्र लिखनी है, निवासी कहाँ के हो आप, ये बातें लिखनी है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसके बाद आपने 10वीं पास की कब की, वो सन लिखना है। ऐसी 12वीं कब पास की, स्नातक की डिग्री कब पास की, जो आपकी लॉ ग्रेजुएट की डिग्री है वो आपने कब पास की, आपको सभी के ईयर यहाँ पर ध्यानपूर्वक लिखने हैं। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर लिखना है कि कोई विशेष उल्लेख, या मतलब यहाँ पे लिखना है कि यह कि शपथ पत्र के उपयुक्त पैराग्राफ 1 से 15 तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्राम में सत्य हैं, इनमें से कोई भी बात झूठ नहीं है, भगवान मेरी सहायता करे। और आपको यहाँ पर डेट लिखनी है, स्थान लिखना है, और यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देने हैं। क्योंकि भाई 15 यहाँ पर इसलिए लिखा कि आप जो 15 तक की इन्फॉर्मेशन ऊपर दे रहे हो ये सारी की सारी आपके ज्ञान में सत्य हैं, आप कोई भी झूठ नहीं बोल रहे हो, इसलिए इसका क्या नाम है, प्रारूप शपथ पत्र। और आपको क्या करना है दोस्तों, ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी गई हैं इन सभी को एक 10 रुपये के नोटरी पर आपको इनको प्रिंट करा लेना है। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ोगे ना ये वाला ऑप्शन नंबर 9, तो ऑप्शन नंबर 9 पर आपको देखने को मिलेगा कि नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र 10 रुपये के मुद्रण पत्र पर होनी चाहिए। जो शपथ पत्र वो हमने अभी पीछे देखा वो क्या होनी चाहिए, उसकी नोटरी होनी चाहिए किस पर, 10 रुपये के मुद्रण पत्र पर। ठीक। और साथ में इन्होंने लिखा है कि जो शपथ पत्र है उसका प्रारूप इस पृष्ठ के दूसरी ओर अंकित है। दूसरी ओर अंकित है ये हमने देख लिया कि भाई ये वाला क्या है, इसका ड्राफ्टिंग होगी। तो आपको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन 10 रुपये का स्टैंप होगा उस पर क्या करानी है, प्रिंट करानी है, और उसके बाद में नोटरी करा लेनी है। ठीक। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश। देखो मैं बोलूँगा आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करने से पहले आपको इस फॉर्म को जरूर पढ़ना है, 14 नंबर के फॉर्म को, क्योंकि जितनी बातें हमने वीडियो के अंदर डिस्कस करी हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जैसे आवेदन का नाम अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक हो। नेक्स्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट स्थान हैं आवेदक के वहाँ पर क्या होने चाहिए, हस्ताक्षर होने चाहिए। जहाँ जहाँ पर हमने साइन किया है वो सारे आपने देख लिए। नेक्स्ट,
1 जनवरी 2015 के बाद से जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करा रहा है या तो उसको आईडी के रूप में क्या देनी पड़ेगी, अपने पिता की या फिर पति का वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा। अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो देखो आप उसको भी दे सकते हो, या फिर आधार कार्ड भी नहीं है और इनमें से भी कोई नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डोमिसाइल दे सकते हो। ठीक है, और इसको आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कराना है। नेक्स्ट मतलब सेल्फ अटेस्टेड कर देना है। नेक्स्ट आपको हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और विधि स्नातक मतलब 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन और लो ग्रेजुएशन यानी कि LLB, इन सभी के आपको क्या करानी है, मार्कशीट लगानी है। और साथ में जो सर्टिफिकेट मिला है यानी कि जो आपको डिग्री मिलती है आपको उसकी कॉपी लगानी है। और कितने सेट, 2 सेट, तो आपको 2 सेट फोटोकॉपी इनकी साथ में लगानी है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि 2 कॉपी लगानी है आपको। किस किस की, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, विधि स्नातक और इनकी जो मार्कशीट है, इन सभी की मार्कशीट और जो डिग्री है उसकी फ़ोटोकॉपी सब प्रमाणित करके यानी कि सेल्फ अटेस्टेड करके 2 फोटो सेट उसके आपको बनाने हैं। नेक्स्ट 500 रुपये का आपको एक सामान्य मुद्रांक लेना है जो कि उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमा होगा। अब ये कैसा होगा मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि भाई ये किस प्रकार का हो सकता है। देखो ये इस प्रकार का कुछ क्या होगा, 500 रुपये का स्टैंप होगा जो कि आप खरीदोगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर किसी को नहीं मिलेगा तो आप वहाँ पर जाकर बता देना कि आर्टिकल 17A सर्टिफिकेट ऑफ इनरोलमेंट अंडर सेक्शन 22 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961, ये वाला आपको एक ड्राफ्टिंग इसकी दे देंगी 17A के सर्टिफिकेट की। ठीक है, तो आपको 500 रुपये का कुछ इस प्रकार का ई स्टैंप आपको देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर बताया गया पॉइंट नंबर 5 में कि आपको 500 रुपये की क्या करना है, उत्तर प्रदेश के पक्ष में जमा होगा। आप देखोगे इस पर लिखा भी होगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं ऑप्शन नंबर 6। यदि विधि स्नातक प्रमाण पत्र न उपलब्ध हो यानी कि आपकी डिग्री न आई हो तो आपको LLB की परीक्षाओं की जो प्रोविजनल डिग्री होती है दोस्तों उसको फाइल करना है, यानी कि उसको साथ में भेजना है प्रोविजनल डिग्री को। लेकिन प्रोविजनल डिग्री की क्या होनी चाहिए, मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी कि ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फोटो कॉपी लगा दोगे। नेक्स्ट ऑप्शन 7, यदि हाई स्कूल का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो, आपके पास में हाई स्कूल की जो ओरिजिनल कॉपी है वो न हो, तो आप किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित परिमाण प्रदर्शित राजपत्र के उद्धरण के साथ में इस आशय का शपथ पत्र भी हो कि अमोक उद्धरण आवेदन से ही संबंधित है। यानी कि भाई ये उनके लिए है, जैसे सपोज करो कोई व्यक्ति जॉब कर रहा था और जॉब करते टाइम उसके जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट हैं उन सभी को कॉलेज में रख लिया जाता है, डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर लिया जाता है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, यदि आवेदन कभी नौकरी में रहा हो और वो क्या हो, रिटायरमेंट हो गया हो या फिर उसने रिजाइन दे दिया हो या फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया हो, तो डिस्चार्ज करने के कारण नौकरी छोड़ने का जो प्रमाण पत्र होगा वो आपको सेल्फ अटेस्ट करके इसके साथ में लगाना होगा। 9 नंबर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। उसके बाद 10वां, यदि आप अनुसूचित जाति से हो यानी कि SC से हो तो आपको अपना जाति प्रमाण पत्र की मूल के साथ भी दाखिल करनी है, ओरिजिनल के साथ में। नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने 5 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ लगाए हैं वो कैसे होने चाहिए, कोट वाली टाई वाले होने चाहिए, यानी कि एडवोकेट वाली जो ड्रेस होती है उसमें होने चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और वो किस तरीके से वेरीफाई होने, किसके द्वारा होने, वो सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद में हमने जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसका भी पेज देखा। देन उसके बाद यदि आप प्लीडर हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिला जज द्वारा एक लेटर प्राप्त करना पड़ेगा और साथ में उसको संलग्न करके भेजना पड़ेगा कि आप पंजीकृत रहकर वकालत कर रहे हो। उसमें टाइमिंग लिखी रहेगी कि भाई आप कब से ऐसा कर रहे हो। नेक्स्ट पंजीकरण के पश्चात उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, ये तो ठीक है, आप भरोगे नहीं भरोगे ये आपके ऊपर डिपेंड है। नेक्स्ट इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है दोस्तों 14, आवेदक द्वारा अपनी वैधानिक पहचान पत्र, आपका कोई भी पहचान पत्र हो सकता है, और पते के प्रमाण पत्र की जो भी आपकी सब प्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड अगर कोई आपके पास में कॉपी है तो आप उसको भी इस फॉर्म के साथ में लगाकर भेज सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों 15 नंबर, यदि आपने यानी कि जो आवेदक है उसके द्वारा विभाग से सेवारत रहने हेतु विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त की गई है
यानी कि आप सपोज करो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे और वहाँ से आप क्या रहे, सेवारत रहे, आपने वहाँ से छुट्टी ले ली। उसके बाद में आपने क्या करा, विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करी, यानी कि लॉ की डिग्री प्राप्त करी। तो इस संबंध में आपको क्या करना पड़ेगा, विधि स्नातक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो अनुमति आपने संबंधित डिपार्टमेंट से ली होगी उसको भी आपको इस फॉर्म के साथ में लगाना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यदि आपके किसी ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर 10वीं या फिर 12वीं के बीच में अगर किसी साल का गैप है तो गैप के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक एफिडेविट बनाना पड़ेगा, एफिडेविट लगाना पड़ेगा उसके लिए एक्स्ट्रा। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, सभी मूल प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड छायापत्री के 2 सेट और प्रोविजनल प्रमाण पत्र को ठीक से नत्थी करके, यानी कि उसको इसके साथ में लगाकर कार्यालय में जमा कर दे। और कार्यालय का एड्रेस भी मैं आपको बताऊंगा, कार्यालय में कहाँ भेजा जाएगा, ये रहा कार्यालय का एड्रेस। ठीक है, तो राज्य विधिज्ञ परिषद उत्तर प्रदेश 19 महर्षि दयानंद मार्ग प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आपको इसको भेज देना है। नत्थी का मतलब होता है कि भाई इसको साथ में इसको असेंबल करके लगा के इसको साथ में। नेक्स्ट, माह के प्रत्येक, ये तो ठीक है। तो ये था देखो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने वीडियो के अंदर जानी है। तो यहाँ पर वो देखो लिखी हुई है ऑलरेडी, तो आपको फॉर्म फिल करने से पहले इसको भी देख लेना है। नेक्स्ट दोस्तों हम डिस्कस करते हैं। तो देखो ये कंप्लीट हो चुका है आपका एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका एडवोकेट रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक इस फॉर्म को भरना है। और साथ में देखो ये जो प्रारूप है ना एफिडेविट का, वो किस तरीके से बनना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये रहा, तो 10 रुपये के स्टाम्प पर आपको जितनी भी बातें वहाँ पर लिखी गई हैं वो सारी की सारी इस तरीके से लिखवा लेनी है यहाँ पर। देन उसके बाद में आपको ऐसे मतलब कि ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखवा कर क्या करना है, इसको भेज देना है। और साथ में इसकी क्या करा लेनी है, नोटरी करानी है। नोटरी कराने के बाद ही भेजना, कभी ऐसे ही भेज दो बस टाइप करा के। ठीक, और ये जो 500 रुपये वाला है ये वो है। ठीक है, और किस एड्रेस पर भेजना है, तो मेरे भाई इस एड्रेस पर आपको ये सेंड करना है। आई होप आपको एडवोकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने का एक बेसिक आइडिया इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा। ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग GS एरा।